सो वी हैव दिस लाइक सेकंड टॉपिक जो हमारा है डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि व्हेन एवर हम लोग कोई भी टॉपिक स्टडी करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उस टॉपिक को उसके नाम से जज करेंगे। अब मैंने जब आपको एक चीज़ बताई थी, एक चीज़ होती है जेंडर। ठीक है, जेंडर में हम लोग बोलते हैं देयर इज़ मेल जेंडर, देयर इज़ फीमेल जेंडर, देयर इज़ ट्रांसजेंडर, देयर आर डिफरेंट genders, like currently there are 8 recognized gender. So gender में we have like all genders, and when it comes to women it's just women. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल जज थ्रू द टॉपिक नेम। ठीक है, बिल्कुल हम टॉपिक नेम के थ्रू वी कैन लाइक मेक हम लोग एक रफ फ्रेमवर्क बना सकते हैं कि भाई ये टॉपिक इससे रिलेटेड होगा। ये हम कभी भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ेगा बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन एग्जाम्स। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग प्लीज़ नाम वाली प्रैक्टिस कभी भी नहीं छोड़ेगा। ओके, तो ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा इसमें आपके पास फ्रेमिंग मटेरियल होना चाहिए, लाइक बहुत थोड़ा बैकग्राउंड की कुछ डेट्स लिखनी होंगी, कुछ चीज़ें जो आपको याद है, मतलब इतना ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की, बट अगर आप कुछ स्टेट्स, कुछ फिगर्स, कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन कर लेते हैं तो एग्जामिनर को ये चीज़ इम्प्रेशन में आती है कि चलो उस बंदे ने कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, सो मतलब इट्स नॉट दैट नेसेसरी बट इट्स प्रेफरेबल। तो अगर आप ये चीज़ें, तो आपका पेपर किसी दूसरे पेपर से डिस्टिंग्विश होगा। थोड़ा बहुत फैक्ट्स, फिगर, थोड़ी बहुत रटी रटाई चीज़ें डाल देनी चाहिए पेपर्स में, ये मैं समझती हूँ। ठीक है, अब सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग सब पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं एंड ट्राई टू नोट डाउन द थिंग्स जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, हमारा टॉपिक जो है इट्स डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़। स्टडीज़ जहाँ पे आ गया तो इट मीन्स इट हैज़ समथिंग टू डू विद एकेडमिक्स। ठीक है, एकेडमिक्स रिलेटेड चीज़ें हैं। विमेन स्टडीज़ जो होती है इट्स एन एरिया ऑफ एकेडमिक स्टडीज़। वो एकेडमिक स्टडीज़ का एरिया है जो हमारे पास लॉन्च हुआ था 1960s में। अच्छा, स्टोरी इसके बिहाइंड ये है कि हमारे पास सबसे पहले विमेन स्टडीज़ आई थी, इसके बाद वी हैड दिस मैन स्टडीज़, और उसके बाद वी हैड जेंडर स्टडीज़। ये हमारा एक सीक्वेंस चला था। अब आप लोगों ने यूएस हिस्ट्री तो पढ़ी है, लेकिन आप यूएस हिस्ट्री में उस लेवल तक नहीं पहुँचे कि जहाँ हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि अमेरिका में वर्ल्ड वॉर टू के बाद मैंने आपको ये कल भी लास्ट लेक्चर में बताई थी ये बात कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक अवेयरनेस आ गई थी। उस अवेयरनेस में जो ख़वातीन थी उनको अपनी राइट्स का पता चला था, बिकॉज इन द वर्ल्ड वॉर टू, इन द वर्ल्ड वॉर वन उन्होंने वो सारे काम भी किए थे जो अपेरेंटली मर्दों के नाम से एसोसिएट किए जाते हैं। जैसे वो प्लम्बर भी बनी, वो बिजलियाँ भी ठीक करी हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो हर चीज़ बनी थी, उन्होंने हर काम कर लिया था। ठीक है, हम लोग अभी भी देख रहे थे कि हमारे घर में जो अम्मियाँ होती हैं वो पानी कहीं से टूट गया, सो दे विल हैव दैट जुगाड़, वो कुछ भी करके कर लेती। तो उस टाइम पे विमेन एम्पावर हो चुकी थी। पहले तो चलो ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि ख़वातीन इस काम के लिए बनी हुई है। वो पहले तो एक अजीब ही कॉन्सेप्ट था कि विमेन आर नॉट डेस्टाइंड फॉर दिस, उनको ये काम नहीं आता, दे आर लाइक फिज़िकली इनएक्टिव, दे डू नॉट हैव दीज काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू आई तो एक इवैल्यूएशन आई। अब जब भी दुनिया में कहीं पे भी चेंजेस आते हैं तो वो कभी भी रेडिकल चेंजेस नहीं होते, द चेंजेस ग्रेजुअली आ रहे होते हैं, कोई भी चेंज रेडिकल नहीं होता। अब अगर आप अपनी फैमिलीज़ में ही देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि पहले जब मतलब अब्बा दादा का दौर था तो उनमें वो बेटियों को नहीं पढ़ाते थे। स्लोली एंड ग्रेजुअली सोसाइटी चेंज हुई। एक कोई बंदा उसमें से कल लेट से एक किसी के पुप्पो ने पढ़ लिया तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंजेस आया, फिर उन्होंने अपनी आगे की जनरेशन्स को पढ़ाया। तो द चेंज इज़ ऑलवेज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। सोशियोलॉजी में आपने ये चीज़ पढ़ी कि लोग कल्चरल चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। सिमिलरली उस टाइम पे विमेन का पूरा हमने रोल ही चेंज कर लिया था 1950s, मतलब 1945 में हमारे पास वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई थी तो विमेन का एक पूरा रोल चेंज हो गया था। हम लोग ने कभी इससे पहले जब अगर हम 1920s में रह रहे हैं तो उस दौर में हमने ये कभी नहीं देखा था जो ख़वातीन है वो आके ऐसे काम करेंगी, लाइक दे विल टेक ओवर द वर्क ऑफ मैन। ठीक है, तो वो चेंज हमारे जहनो गुमान में, हमने हमेशा से ख़वातीनों को एक फ्रिजाइल स्टाइल में देखा है कि दे विल बी फ्रिजाइल, दे विल डू दिस काइंड ऑफ वर्क, इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा इनके पास स्टेमिना नहीं होता। लेकिन सडनली वो रोल चेंज ऑफ रोल्स जो था उन चेंज ऑफ रोल्स के साथ हमारे पास आई अवेयरनेस। ख़वातीनों को खुद में पहले जो सबसे पहले
1920s में एक चीज़ हुई थी, वहाँ पे कुछ लोग जमा हुए थे अमेरिका में। उस टाइम पे उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी जहाँ पे वो लोग देवर सेइंग कि भाई हम लोगों को ख़वातीनों के लिए राइट्स करने चाहिए। तो एक पूरी मूवमेंट चली जो हम आगे किसी चैप्टर में है, वो पूरी मूवमेंट्स कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ ख़त्म हुई। सो हम उस चीज़ को इधर डिस्कस नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको एक बैकग्राउंड देना चाह रही हूँ कि ये हुआ था। सो सबसे पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो वुमेन के बाद खुद ही अवेयरनेस आ चुकी थी कि वी हैव दिस कैपेसिटी टू टेक ओवर द वर्क्स ऑफ मैन। ठीक है, तो जब उस टाइम पे वुमेन ने अपने लिए बोला, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ने बोला कि भाई हम लोग भी ये कर सकते हैं। तो वहाँ के जो मर्द थे, वहाँ प्रेसिडेंट हजरात थे, जो भी बड़े बड़े पोजीशन में, तो उन्होंने इस चीज़ को डिफाई कर लिया। दे रिजेक्टेड दिस कॉन्सेप्ट। वो बोलते थे तब मजबूरी थी, लेकिन अब कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है, सो वुमेन डू नॉट हैव दिस कैपेसिटी। लेकिन उस टाइम पे अवेयरनेस क्योंकि बढ़ चुकी थी, तो बहुत सारे लोग आए थे एंड दे डिड स्ट्रगल। और स्ट्रगल भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो 1960s में ये चीज़ लिख लीजिएगा प्लीज़। 1960s में हमारे पास आई थी सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज़म। तब हमारे पास फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म हमारे पास 1920s में चली थी। जब हम वेव्स पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि फेमिनिज़म की हिस्ट्री कहाँ से आई है। ठीक है, मैं अभी फेमिनिज़म हिस्ट्री में नहीं जाती। मैं आपको जब फेमिनिज़म सेकेंड चैप्टर पे मैं आपको थ्योरीज पढ़ाऊँगी तो इससे पहले मैं आपकी फेमिनिज़म की हिस्ट्री क्लियर करवा दूँगी। अभी बहुत जनरल सी चीज़ है, आप सिर्फ इतना याद रख लें कि विमेन स्टडीज़ जो है वो ऑफ शूट है ऑफ सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज़म। वो हमारे पास आई थी 1960s में। कब आई थी? 1960s में। इधर तक अगर किसी का कोई सवाल। किसी को कोई सवाल है इधर तक? कोई चीज़, कोई कन्फ्यूजन कहीं पे? ओके, सो जो हमारा फर्स्ट कोर्स डेवलप हुआ था विमेन स्टडीज़ का, वो लेट 1960s के दौर में हुआ था। ठीक है, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी थी, सैन डिगो स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैं नाम लिख लेती हूँ ताकि आप लोग लिख लें वो। अतिया उरूज, मैं आती हूँ इन दोनों के डिफरेंस पे। मैं सिर्फ अभी आप लोगों को विमेन स्टडीज़ की बातें बता रही हूँ। जब मैं जेंडर स्टडीज़ अलग से आपको पढ़ाऊँगी और फिर दोनों का डिफरेंस करूँगी। सो आई विल कम एट द पॉइंट। तो एंड में अगर आपको उस चीज़ के रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, फ़िलहाल मैं आपको यूनिवर्सिटी का नाम बता देती हूँ जहाँ पे ये कोर्स, फर्स्ट विमेन स्टडीज़ का कोर्स एज एकेडमिक सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था। इस दौरान क्या हुआ था कि 1960s के दौरान हमारे पास जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म थी वो ख़त्म हो चुकी थी, उसको काफ़ी अरसा हो चुका था। फिर सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म आई थी जहाँ पे लोगों को लिबरल फेमिनिज़म के कॉन्सेप्ट्स पे आए थे। अब आपको ये चीज़ें नहीं पता, मैं आपको आगे बताऊँगी, लेकिन अभी सिर्फ आप इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। तो क्या हुआ था, तो सैन डिगो जो यूनिवर्सिटी थी कैलिफोर्निया में, उन्होंने 1969 में एक सब्जेक्ट, क्योंकि वेव्स ऑफ फेमिनिज़म जब भी आई थी तो ख़वातीन अपने मसले मसाइल लेके आई थी। उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, वी डू नॉट हैव रिप्रोडक्टिव राइट्स, वी डू नॉट हैव मैरिटल राइट्स, हमारे पास कोई भी राइट्स नहीं है। तो उन्होंने देखा कि जो चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप है वो रिक्वायर करता है कि हम ख़वातीनों को पढ़ें और हम उनको समझें कि उनके पर्सपेक्टिव से दुनिया कैसी है। अगर जब तक हम उनका पर्सपेक्टिव नहीं समझेंगे तब तक हम उनको नहीं समझ सकेंगे, विच इज़ वेरी नेसेसरी टू लाइक कीप अ बैलेंस
इन द सोसाइटी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं स्टार्ट से ही जो हमारा पूरा ग्लोब, नॉट सिर्फ एशिया, नॉट सिर्फ अमेरिका, द होल ग्लोब हैज़ ऑलवेज बीन पैट्रियार्कल। ठीक है, तो उस टाइम पे जो पहला कोर्स डेवलप हुआ था वो 1960s में हुआ था कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में। और वो जो कोर्स था ना, वो पूरा एक 54 पेजेस का एक वर्क, एक लेडी थी जिनका नाम था मैरी रिटर बियर्ड, उन्होंने 1934 में एक किताब लिखी थी। वो था कि चेंजिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी एज इट अफेक्ट्स वुमेन। नाम लिख लूँ किताब का? भाई 54 पेजेस की वो बुक थी। वो बुक बहुत उन्होंने दिखाया था कि पॉलिटिकल राइट्स, सफ्रेज मूवमेंट्स कैसे विमेन की हमने देखी हैं, कैसे वो डिटोरिएट होती गई हैं। विमेन को कोई पोजीशन नहीं है, दे हैव नो पॉलिटिकल राइट्स, दे हैव नो इकोनॉमिक राइट्स, दे हैव नो सोशल राइट्स। इवन आपने अगर हम लोग देखते हैं इस्लामियात में भी हमने पढ़ा था कि इस्लाम के आने से पहले हमारे पास जो थी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थी ख़वातीनों के पास। ये बहुत सारे मसले थे। तो उस मसलों पे मैरी रिटर ने एक किताब लिखी थी जिससे उसने बोला था कि पॉलिटिकल इकोनॉमी जो चेंज हो रही है वो वुमेन को कैसे इफ़ेक्ट कर रही है। उन्होंने वो सारी तफसीलियात से बयान किया था कि क्या वो सिर्फ 54 पेज की किताब थी, और 54 पेज की किताब वो इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि उन्होंने सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को बाकायदा से जनरेट किया, उन्होंने उसको ट्रिगर किया। मैं किताब का नाम लिख लेती हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, ये किताब लिखी थी मैरी रिटर बियर्ड ने 1934 में, जिसने उन्होंने पॉलिटिक्स को जेंडर से एसोसिएट किया था, जो हम अभी भी करते हैं बहुत जगहों पे। ठीक है, तो उन्होंने जब ये किताब लिखी तब थोड़ी एक अवेयरनेस काइंड ऑफ आई थी, जिन्होंने बोला कि वुमेन के साथ बहुत सारे मसले हैं जो हमें डिस्कस करना चाहिए। अब जो मेन पर्पस था कि हमने वुमेन स्टडीज़ इंट्रोड्यूस की थी, वो था कि हम लोग को कॉन्शियसनेस रेज करनी थी। रेजिंग कॉन्शियसनेस was the main purpose why we introduced women's studies in the university. Raising consciousness main purpose था। अब किस चीज़ की कॉन्शियसनेस? हम लोग देखते हैं कि वी हैव दिस जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अब स्टीरियोटाइप्स आप लोगों को पता है क्या होता है? अब नहीं पता तो मैं बता दीजिए। स्टीरियोटाइप्स वो कोई भी फैक्टर होता है, कोई भी सुनी सुनाई बात जो किसी चीज़ से एसोसिएट हो बट वो उसको असल में रिप्रेजेंट ना करती हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि मर्द नहीं रोता, दिस इज़ अ स्टीरियोटाइप। अब ऐसा हो सकता है कि मर्द ना रोए, वो इंसान नहीं है क्या? द आइडिया जो हम अटैच कर लेते हैं किसी भी पर्सन के साथ या किसी भी थिंग के साथ, बट दैट इज़ नॉट इवन क्लोज टू रियलिटी, इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप समझ आया क्या होता है? जैसे अगर मैं कहती हूँ मर्द नहीं रोता, सो दिस इज़ अ स्टीरियोटाइप। अगर मैं कहती हूँ कि औरत कमज़ोर है, दिस इज़ अ स्टीरियोटाइप। अगर मैं कहती हूँ कि औरत का असली जो मकाम है वो किचन में है, दिस इज़ अ स्टीरियोटाइप। दिस इज़ नॉट रियलिटी। स्टीरियोटाइप्स कभी भी रियल नहीं होते। दे सोशो इकोनॉमिक सिचुएशंस प्रेजेंट ऐसे करती हैं कि दे आर रियल बट दे आर नॉट रियल। क्योंकि दुनिया की, हमने ये कल ही उस दिन बात पढ़ी थी कि दुनिया के हर आइडिया इज़ कंस्ट्रक्टेड और कंस्ट्रक्टेड आइडियाज़ आर नॉट रियल। तो उस ज़माने में स्टीरियोटाइपिंग बहुत की जाती थी, बहुत ज़्यादा। तो हमारा जो विमेन स्टडीज़ इंट्रोड्यूस करने का असल मकसद यही था कि हम लोग एक कॉन्शियसनेस रेस करें विद इन द पीपल, विद इन द मैन, विद इन द फीमेल्स, कि जो स्टीरियोटाइप्स हैं दीज आर डेंजरस, वी नीड टू स्टॉप दैम, दे आर नॉट इवन क्लोज टू रियलिटी। सो स्टीरियोटाइप्स करना वी शुड जस्ट बैन इट। ठीक है, अब उस टाइम पे एक बहुत मशहूर कॉल कहा जाता था। हम लोग कहते थे उस टाइम पे जो माएँ होती थी ना, मदर्स, दे यूज्ड टू एसोसिएट दैम विद द एंजल इन द हाउस। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की एक किताब थी, उसमें उसने कहा कि जो मदर्स हैं, जो घर के काम काज कर रही होती हैं, जो घरों में रहती हैं, उनको वो लोग कहते थे द एंजल इन द हाउस।
ठीक है, द एंजल इन द हाउस, जो माएँ हैं, मदर्स, दे यूज़ टू कॉल देम द एंजल इन द हाउस। मतलब पॉइंट ये था कि जितनी भी हाउस वाइफ्स होती थी ना, वो उस टाइम पे ज़माने उनको वो बोलते थे कि भाई ये तो फरिश्ता है, दिस इज़ द एंजल इन द हाउस। लेकिन जो ख़वातीन हु वर द वर्किंग लेडीज़ और जो हाउस वाइफ्स नहीं थी, हु वरंट मदर्स, तो उनको वो बोलते थे कि क्योंकि दे आर नॉट मीटिंग, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिचुअल्स एंड स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, आपके रिचुअल्स आर अफेक्टेड बाय द स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, बट दे आर नॉट द स्टीरियोटाइप्स। पहले क्या होता था, आप स्टीरियोटाइप्स बोलते, जैसे हम लोग बोलते हैं, पहले एक ज़माने में एक स्टीरियोटाइप था कि जो विडोस होती हैं, मतलब इफ़ देयर मैन डाइज, इफ़ देयर हस्बैंड डाइज, सो उनकी लाइफ बिकम्स पर्पसलेस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द women आर born in this world to satisfy the man or to like to be under them, and man के मर्द के बगैर उनका कोई वजूद नहीं है। सो दिस वॉज अ स्टीरियोटाइप। फिर हमने क्या किया, क्योंकि ये स्टीरियोटाइप था, वो बहुत मशहूर कॉल था, हमने क्या किया, जो लड़कियां विडोस होती गए, वी जस्ट, हमने वो सती वाला, अगर आपने सुना हो, हिंदूज़ में ये कल्चर होता है कि दे जो उन्होंने बर्न करना स्टार्ट कर लिया था कि भाई ज़िंदा जला दो लड़कियों को, द विडोज़ को। हाँ, तो दे आइडियलाइज, उन्होंने मदर्स को आइडियलाइज़ किया था कि दे आर द एंजल्स इन द हाउस। तो जो भी ख़वातीन थी उस दौर की, जो इस एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं होता, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज़म के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक आइडिया जनरेट हो गया था, जहाँ वेमेन को एक अवेयरनेस आ चुकी थी कि दे कैन वर्क आउटसाइड। सो तो जो ख़वातीन थी उस टाइम पे, जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस टाइम पे एक अवेयरनेस आ चुकी थी कि वेमेन कैन वर्क आउटसाइड, तो बहुत सारी वेमेन जो थी वर्किंग वेमेंस थी उस दौर में। तो जो भी वेमेन वर्किंग वुमेंस थी, तो उनको जस्ट उनको उस चीज़ से हटाने के लिए उन्होंने बोला कि भाई दीज आर प्रॉस्टिट्यूट्स, दे लिटरली कॉल देम प्रॉस्टिट्यूट्स। उन्होंने सेंसर कर, क्योंकि उन्होंने कहा कि दीज पीपल आर नॉट एबल टू मीट द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, हैंस दे आर प्रॉस्टिट्यूट्स एंड दे हैव अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिज़ायर्स। ठीक है, उन्होंने सिर्फ बोला कि रिस्पेक्टेबल जो फैमिली वही है जिसमें द मेल इज़ ओनली द ब्रेड विनर ऑफ द हाउस एंड फीमेल इज़ द हाउस कीपर। इफ़ दिस इज़ नॉट द सिनेरियो देन दैट्स नॉट द रिस्पेक्टेबल थिंग। ठीक है, वो फैमिली इज़ नॉट कंसीडर्ड एज रिस्पेक्टेबल जहाँ मेल एंड फीमेल आर बोथ द वर्किंग पेरेंट्स एंड दे आर बोथ द ब्रेड विनर। तो रिस्पेक्टेबल फैमिली का वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। जो आइडियल रिस्पेक्टेबल फैमिली वही है जहाँ पे ख़वातीन घर में बैठेंगी और मर्द बाहर काम करेंगे। जो ख़वातीन बाहर बैठती हैं, सो दे हैव अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिज़ायर्स। दिस वॉज एन अल्टीमेट इम्प्रेशन एट दैट टाइम, क्योंकि हमने ऑब्वियसली बोल दिया कि जो ख़वातीन घर में वो फरिश्ता हैं, दे आर द एंजल इन द हाउस। तो हमने जो बाकी ख़वातीन थी उनको हमने कैटेगरी से निकाल दिया और हमने उनको प्रॉस्टिट्यूट्स में डाल दिया। वी सेड दे आर प्रॉस्टिट्यूट्स। तो उससे क्या हुआ, जब ख़वातीनों को ये चीज़ उनके साथ एसोसिएट की गई, ये हम बोलते हैं टैबूज़ का भी एक कॉन्सेप्ट है। जब टैबूज़ एसोसिएट किए जाते हैं किसी चीज़ से, जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से लेबल कर देते हैं, व्हेन यू स्टार्ट लेबलिंग थिंग्स, तो वो एक नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होती है एंड विमेन अल्टीमेटली लेफ्ट देयर जॉब्स। उस टाइम पे जो हमारी ख़वातीन एग्री हो गई थी कि वील हैव दिस लो वेजेस, द मेन पर्पस यही था, क्योंकि उनको इस तरीके से डिफाई किया गया था कि दे वर लाइक ओके, इट्स ओके कि हम लोग को कम पैसे मिले, इट्स ओके इफ़ वी आर नॉट वर्किंग, इट्स ओके इफ़ आवर हस्बैंड ट्रीट्स अस लाइक शिट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर डेस्टाइन्ड फॉर दिस। ये एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया था, जस्ट हमने, क्योंकि हमने सिम्बलाइज कर लिया मदर्स को विद द एंजल्स एंड एक्सेप्ट मदर्स, जितनी भी ख़वातीन थी हमने उनको सिम्बलाइज किया विद प्रॉस्टिट्यूट्स। सो यू नो हाउ सिम्बलाइजेशन अफेक्ट्स, कैसे उसने पूरा सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप ही चेंज कर लिया। कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सोशियोलॉजी, मतलब हाउ सोशियोलॉजी प्लेस विथ एवरीथिंग। ठीक है, अब इसी दौरान क्या हुआ था कि मैरिज में जो मर्द थे, अभी भी बहुत सारी सिचुएशन में ये होता है कि वो ख़वातीनों को, अपनी बीवियों को, दे कंसिडर देयर मलकियत, वो समझते हैं कि दे आर देयर प्रॉपर्टीज़। तो उस टाइम पे भी ये कॉन्सेप्ट था कि जो औरत अपने मर्द को फॉर एनी रीज़न, इफ़ शी इज़ सेइंग नो, सो इट्स फॉरबिडन
और जो लड़की नो कहेगी मतलब शी इज़ डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स दैट, सो हैंस शी इज़ नॉट अ गुड वुमेन, शी इज़ नॉट एन आइडियल वुमेन। तो मतलब उसकी हर राइट्स उसे खींची गई, प्रॉपर्टी राइट्स उसके पास नहीं थी, शी डज नॉट इवन हैड राइट ऑन हर ओन बॉडी। ठीक है, सो उस दौरान में मतलब हमारे पास जो उस लैंडस्केप चल रहा था, सोशल कंडीशंस थी वो इतनी डिटोरिएट हो चुकी थी कि विमेन फेल्ट इट ओके टू बी ऑब्जेक्टिफाइड। विमेन को लग रहा था कि दैट्स व्हाट वी आर मेड फॉर। ठीक है, उनके जहनों में ये चीज़ आ चुकी, क्योंकि सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के दौरान एक ये भी चीज़ हुई थी कि उस टाइम पे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी थी दुनिया में, हमारा वर्ल्ड वॉज मूविंग टूवर्ड्स द ग्लोबलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही आई तो हमने क्या किया, हमने फेयर एंड लवली बनाई, हमने विमेंस को डाल दिया भाई मॉडलिंग करो, बिकॉज यू आर सपोज टू लुक लाइक दैट, यू आर सपोज टू प्लीज़ मैन, आपको देख के मर्द हजरात खुश होंगे। सो हमने एक विमेन को ऑब्जेक्टिफिकेशन का एक मटेरियल बना दिया एंड वी थॉट इट्स ओके। तो क्योंकि जब अब वुमेन स्टडीज़ उस दौरान आई तो एक अवेयरनेस क्रिएट हुई, तो ख़वातीनों ने पता है एज अ रिएक्शन क्या किया, उन्होंने वो सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स फेंक दिए, उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट को बायकॉट किया जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू टेल पीपल कि दिस इज़ नॉट ओके, दिस इज़ नॉट ओके। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में बहुत सारी चेंजेस आई थी दुनिया में, विमेन स्टडीज़ खुद बहुत सारी चेंजेस लाई थी दुनिया में। इट हैज़ लाइक होल क्योंकि उन्होंने विमेन की थिंकिंग को पॉलिश कर लिया था, उन विमेन तब समझने लगी थी कि इट इज़ नॉट ओके टू बी ऑब्जेक्टिफाइड, इट इज़ नॉट ओके टू बी हेल्ड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड, इट इज़ नॉट ओके टू गिव आर प्रॉपर्टी राइट्स टू द हस्बैंड। सो विमेन हैव देयर ओन इंडिविजुअलिटी। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आया था विमेन स्टडीज़ के दौरान। ठीक है, दूसरी हमारे पास चीज़ क्या थी, एक तो हमारा पर्पस हो गया कि हम लोगों को कॉन्शियसनेस रेस करनी थी। दूसरा हमारे साथ ये मसला था कि हम लोग जो किताबें बनाते हैं, अभी भी अगर हम देखते हैं हमारी किताबें मेल ओरिएंटेड होती हैं। ठीक है, अगर आप लेट से कोई किताब लिख रहे हैं, आप किसी पे रेफ़र कर, आपको नहीं पता उस बंदे का जेंडर क्या है, यू डोंट नो ही देयर इज़ अ मेल और फीमेल, तो आप जनरली जो एसोसिएशन करेंगे वो आप ही बोलेंगी, ही, यू विल ऑलवेज यूज़ वर्ड ही। आप जनरलाइज जब करेंगे यू विल नेवर यूज़ शी, यू विल यूज़ ही। सो लैंग्वेज का भी एक रोल था कि हम लोग लैंग्वेज जो थे वो हम मेल ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज़ करते थे, जहाँ अगर हम फीमेल को किसी चीज़ से एसोसिएट करते थे तो वी यूज़ टू एसोसिएट इट विद अ वीकर सेक्स। सो लैंग्वेज का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, क्योंकि सोशियोलॉजी इज़ बिल्ट ऑन लैंग्वेजेस, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। ऊपर से उस दौर में हमारे पास पैट्रियार्की थी, हाई लेवल पैट्रियार्की थी, कि मर्द पता नहीं अपने आप को क्या समझते थे, दे वर लाइक वी आर, हम ही घरों पे कंट्रोल करेंगे, हम ही इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे कंट्रोल करेंगे, वील हैव द फैमिली डोमिनेंस। हमारे पास ये तो पैट्रियार्की से तंग आके बहुत सारी ख़वातीनों ने वुमेन स्टडीज़ को पढ़ना स्टार्ट किया था, वो सब्जेक्ट इसलिए भी पॉपुलैरिटी आई थी। ठीक है, फिर उस दौर में हमारे पास फेमिनिस्ट थ्योरीज आई थी, उस दौर में हमारे पास रेडिकल फेमिनिज्म आई थी, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म आई थी, लिबरल फेमिनिज्म आई थी, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म आई थी, जो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। सो उस दौर में फेमिनिज्म के सारे टाइप्स आ चुके थे ऑलमोस्ट। तो ये सारा आइडिया तब आ गया था, इसी वजह से हमने मतलब जो कॉन्शियसनेस रेजिंग थी वो बेसिकली इन पर्पस को काउंटर करने के लिए थी कि हम लोग लैंग्वेज जो वीकर सेक्स को एसोसिएट करते हैं विद द विमेन, या हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी को काउंटर करने के लिए, या पैट्रियार्कल, तो हमें एक कॉन्शियसनेस चाहिए। सो फर्स्ट हमारा पर्पस था कि हम लोग वुमेन स्टडीज़ इसलिए ला रहे हैं दुनिया में ताकि वी कैन रेज द कॉन्शियसनेस। सेकेंड हमारा पर्पस था कि हम लोग वुमेन को एम्पावर कर सकें, बिकॉज दे आर एट द वीकेस्ट पोजीशन सिंस द सिचुएशन उनके दे हैव टर्न्ड अगेंस्ट, क्योंकि वुमेन इसके बाद वुमेन स्टडीज़ के बाद एम्पावर बाकायदा हुई थी, उन्होंने बायकॉट किया था दैट ब्यूटी कॉन्टेस्ट, तो वुमेन वर एम्पावर्ड। सोशल जस्टिस थर्ड हमारा पर्पस था, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस से हमारा मुराद ये था कि सोशल जस्टिस, क्योंकि हम जस्टिस जब भी बोलते हैं वी बिलीव कि देयर शुड बी इक्विटी, नॉट इक्वालिटी बट इक्विटी। ये जो अभी हम लोग फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को बहुत बुरे तरीक़ों से ले रहे होते हैं, लाइक हम लोग समझते हैं कि वी आर हेयर टू कम्पीट द मैन, नो, वी जस्ट वांट इक्विटी, वी डोंट इवन वांट इक्वालिटी, वी वांट इक्विटी, कि एटलीस्ट देयर शुड बी अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, देयर शुड बी अ फेयर
play between the male and the female. तो social justice क्योंकि women की wages कम थी, women को bad words के through associate किया जाता था, so they third purpose of or bringing women studies into equation was to generate the social justice. चौथा पर्पस ये था कि हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट करें बिटवीन द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिलेशनशिप बिटवीन द जेंडर एंड द सोसाइटी. कैसे जेंडर सोसाइटी कैसे जेंडर को इन्फ्लुएंस करती है या जेंडर कैसे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है. और पांचवा हमारा पर्पस था इक्वालिटी. और छठा हमारा पर्पस था प्रमोशन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन. क्योंकि मैं बता रही हूँ वुमेन ने वर्ल्ड वॉर 2 में रोल किया था, लेकिन जब वुमेन प्लेड सच अ ग्रेट रोल इन वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो दे वर आस्क्ड टू गो बैक टू देयर लाइफ्स. इसका मतलब उनको कोई क्रेडिट नहीं मिला था. तो उन्होंने बोला कि हम लोग विमेन स्टडीज़ के थ्रू वो चीज़ें हाईलाइट करेंगे कि हमने कैसे कैसे कंट्रीब्यूट किया है, व्हाट आर कंट्रीब्यूशन, ताकि हमें रिकग्निशन मिले. ठीक है, तो आपको पता चला विमेन स्टडीज़ के कौन से पर्पस हैं, या मैं वापस आपको वर्ड टू वर्ड लिखवाऊँ. आई एम रिपीटिंग ऑल. फर्स्ट पॉइंट था हमारा रेजिंग कॉन्शियसनेस, जहाँ पे हमने सारी चीज़ें पढ़ी. रेजिंग कॉन्शियसनेस. द सेकेंड पॉइंट वॉज विमेन एम्पावरमेंट. सेकेंड पॉइंट वॉज विमेन एम्पावरमेंट. थर्ड पॉइंट वॉज सोशल जस्टिस. Fourth point was relationship between gender and society. Relationship between gender and society on historic and cultural grounds. Relationship between gender and society on historic and cultural grounds. Fifth point is equality, and sixth point is promotion of their contribution, past and present. Promotion of their contribution.